देखिए हमने जो है वो हॉल इफेक्ट जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस हॉल इफेक्ट में जो हमारी बात हो गई थी वो यहाँ तक बात हो गई थी कि जब आप हॉल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें ये था कि आपके पास इस तरह से है, आपके पास एक सेमीकंडक्टर जो है उसका पीस था, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर का आपका पीस था उसका जो है विड्थ उसकी W थी और उसकी थिकनेस T थी, ठीक है जी। और इसमें से हमने करंट पास किया था I, करंट पास किया था इसमें I। तो आखिर में जो हमारी डेरिवेशन आई थी वो क्या आई थी, वो ये आई थी भाई कि जो हॉल वोल्टेज है वो बराबर आया था I/N/Q/T इंटू कैपिटल P के, ठीक है। यहाँ तक हम जो है पहुँच गए थे, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब इसमें अगर आप रिकॉल करें जो है वो, एक मिनट रुकिएगा, ये शोर बहुत मचा रहे हैं लोग, जरा मना करते हैं। चलिए, तो कल हमारी जो बात यहाँ तक हो गई थी कि VH जो है बराबर आया था किसके, I/N/Q/T और इंटू B के, ठीक है भाई। अब देखें इसमें हर चीज का पहले मतलब समझ लें आप क्या है। ये जो आपने डिवाइस का टॉप व्यू देखा था इसका, इस तरह से ये आपका सेमीकंडक्टर का पीस था, तो इसकी एक साइड में ख्याल से नेगेटिव हो गई थी और एक साइड जो है पॉजिटिव हो गई थी। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था उसको हमने हॉल वोल्टेज कहा था। और ये हॉल वोल्टेज आप कैसे नापेंगे, हॉल वोल्टेज आप एक वोल्ट मीटर लगा के नापेंगे। तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो किस चीज़ की रीडिंग देगा, बेसिकली हॉल वोल्टेज की रीडिंग देगा आपको, ठीक है। आई जो है वो करंट है जो कि इसमें से पास हो रहा है, एन जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। क्यू जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, टी क्या चीज़ है, टी जो थिकनेस थी, टी जो है थिकनेस थी किसकी, सेमीकंडक्टर जो आपने मटेरियल लिया इसकी थिकनेस थी, और बी जो है वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। बी जो है वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और वी एच क्या चीज़ है, वी एच जो है वो आपका हॉल वोल्टेज है, ठीक है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर आप गौर से देखें तो आई करंट कांस्टेंट है, वो तो हम चेंज नहीं कर रहे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट है, क्यू जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ अ पार्टिकल है वो भी कांस्टेंट है, और टी जो थिकनेस है वो भी कांस्टेंट है। तो ये पूरे का पूरा जो फैक्टर है कांस्टेंट है, ये I/N/Q/T, ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या है, ये पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। तो चूंकि ये पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि जो VH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करते हुए आप किसी जगह की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इससे नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं, मिसाल के तौर पे फर्ज करें ये एक जगह है, पहले आपने क्या किया, आपने एक ऐसी जगह ली जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको पता है। फॉर एग्जांपल इस जगह की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 10 मिली टेस्ला है, ये पहले से पता होना चाहिए आपको। अब आप यहाँ पर एक हॉल प्रूफ लेकर आएंगे, यानी कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस लेकर आएंगे, इस पर आपने एक वोल्ट मीटर लगाया होगा। अब
फर्स्ट यहाँ पर जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है वो कितनी देता है, वोल्टमीटर यहाँ पर रीडिंग देता है हॉल वोल्टेज की, और रीडिंग देता है 1 मिली वोल्ट की रीडिंग देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हॉल वोल्टेज की रीडिंग जो है वो 1 मिली वोल्ट होगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, 10 मिली टेस्ला होगी। अब चूंकि हॉल वोल्टेज और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपस में प्रोपोर्शनल है, तो उनकी प्रोपोर्शनैलिटी को हम यूज करेंगे, और उनकी प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करते हैं हम किसी भी जगह पर एक अननोन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को कहीं और ले जाऊँ, समवेयर एल्स, ठीक है, अगर मैं इसको कहीं और ले जाऊँ, समवेयर एल्स ले जाऊँ, और वहाँ पर VH मेरा कितना आता है, VH वहाँ पर 0.5 मिली वोल्ट आता है, तो मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, 5 मिली टेस्ला होगी। तो दोनों चीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 1 मिली वोल्ट जो रिप्रेजेंट करता है 10 मिली टेस्ला को, तो 1 मिली वोल्ट अगर 10 मिली टेस्ला को रिप्रेजेंट करता है, तो हाफ मिली वोल्ट जो है वो 5 मिली टेस्ला को रिप्रेजेंट करेगा। या फर्ज करें कहीं पर जो है अगर हॉल वोल्टेज आ रहा है 2.2 मिली वोल्ट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, 22 मिली टेस्ला होगी। सो बॉटम लाइन ये है कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इस इंस्ट्रूमेंट में जो भी वोल्टेज की वैल्यू आएगी, जिसको आप हॉल वोल्टेज कह रहे हैं, वो किसी भी जगह की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो उसको पहले आप कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट कैसे करेंगे कि किसी नोन जगह, किसी ऐसी जगह जहाँ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नोन है, किसी नोन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में इसको लेकर जाएंगे, इसका वोल्टेज नापेंगे, और फिर इसके वोल्टेज को आप जो है प्रोपोर्शनल कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। तो अगर किसी एक नोन जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जहाँ पर पता हो, वहाँ का वोल्टेज आप अगर एक दफ़ा नोट कर लें, तो फिर उसके प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से आप किसी और जगह का वोल्टेज नाप कर वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, फिर इंस्ट्रूमेंट हॉल प्रूफ कहलाता है। यानी कि जो हमने सेमीकंडक्टर पीस, यहाँ पर जो आप जो है आपने जो सेमीकंडक्टर जो पीस यूज किया था, आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर जो यूज किया है, सब कुछ मिल मिलाकर क्या बनेगा, सब कुछ मिल मिला के हॉल प्रूफ बनेगा। और ये हॉल प्रूफ जो है उसकी मकसद क्या है जिंदगी का, हॉल प्रूफ की जिंदगी का मकसद है जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को नापना। ठीक है, हॉल प्रूफ की जिंदगी का क्या मकसद है, इस जगह की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को नापना। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले टेक्निकल बात यह है कि आपने यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप हॉल प्रूफ को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों यूज करते हो, आप कोई कंडक्टर का पीस क्यों नहीं यूज कर लेते, यानी कि बजाय यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर का मटेरियल यूज करने के, अगर मैं कोई मेटल यूज कर लेता, कॉपर यूज कर लेता, तो उसमें क्या मुजायका है, उसमें क्या मसला है। इसका जवाब जो है ये फॉर्मूले के अंदर है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, BH=I/N/QT, तो अगर आप एक मटेरियल मेटल यूज करेंगे तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे बहुत ज्यादा होंगे कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। तो कंपेयर टू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होंगे किसी मेटल में या किसी कंडक्टर में। उसकी वजह से क्या होगा, चूंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपका VH का आंसर जो है बहुत कम आएगा, आपका VH का जो आंसर है वो बहुत कम आएगा। और चूंकि आपका VH का आंसर बहुत कम आएगा, तो लिहाजा आपका जो मीटर होगा वो बहुत लेस सेंसिटिव होगा, क्योंकि जब आप एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो आंसर हॉल वोल्टेज का बहुत छोटा आएगा, तो आपका मीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। मीटर का थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा तो आपकी सेंसिटिविटी खराब होगी, आपका मीटर की जो स्केल है बहुत छोटा स्केल बनेगा। इसलिए हम एक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से आपका हॉल वोल्टेज बहुत ज्यादा आएगा। जब हॉल वोल्टेज बहुत ज्यादा आएगा तो उससे क्या होगा कि आपका स्केल बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सेंसिटिव बनेगा, आप छोटे से छोटे जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को नाप सकेंगे। अच्छा, दूसरा जो सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है कि जब आप ये सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हो तो उसकी थिकनेस जो है वो बहुत छोटी रखते हो, स्मॉल थिकनेस। ठीक है, बहुत छोटी सी थिकनेस का मटेरियल क्यों यूज करते हैं, उसके जब आप इसी फॉर्मूले में देखें, टी इज द डिनोमिनेटर, टी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, थिकनेस अगर आप कम से कम रखेंगे, डिनोमिनेटर को अगर आप कम से कम रखेंगे, तो आपका हॉल वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो आपका हॉल वोल्टेज चूंकि ज्यादा ज्यादा आएगा, तो फिर वही वाली बात है कि आपका स्केल ज्यादा सेंसिटिव बनेगा, ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन है, और ये हॉल इफेक्ट कहलाता है पूरा प्रोसेस, और ये जो मटेरियल, ये जो हमने डिवाइस बनाया है, ये हॉल प्रूफ कहलाता है। अब कल हमने तकरीबन इसकी डेरिवेशन कर ली थी, बस को समराइज करना था, तो हमने समराइज कर लिया। अब हम ये करते हैं कि इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं, और जरा मुझे बताएं वर्कशीट नंबर कौन सा सॉल्व करना है हम लोगों को।
लास्ट टाइम वर्कशीट नंबर 30 कुछ की थी ना हम लोगों ने, 39 की थी, 40 करना है। चलाने में वर्कशीट नंबर 40 शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 40 निकालें सब लोग जरा जल्दी फटाफट अपनी अपनी बुक में। अभी सब लोग अपने अपने बुक में वर्कशीट नंबर 40 निकालने जल्दी से। चलो वर्कशीट नंबर 40 सबने निकाल ली है। पहला सवाल, a Hall probe is placed a distance d from a long straight current carrying wire as illustrated. The direct current in the wire is 4 ampere. Line XY is normal to the wire. The Hall probe is rotated about the line XY to the position where the reading VH of the Hall probe is maximum. The Hall probe is now moved away from the wire along the line XY. On the axis of figure 5.2, sketch a graph to show the variation with Hall voltage VH with distance x of the probe from the wire. Numerical values are not required on your sketch. देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, कह रहे हैं हॉल प्रोब हमने इस वायर से डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है और इस वक्त इसको हमने रोटेट किया। जब इस तरह से रोटेट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि ये मैक्सिमम हॉल वोल्टेज शो करे, उसके बाद हमने इसको ऐसा ऐसा पीछे लेके जा रहे हैं। तो जब इसको ऐसा ऐसा पीछे लेके जाएंगे, यार एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए जरा सुकून हो गया, अब इंशाल्लाह शोर नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था भाई कि ये जो हॉल प्रोब है, ये जब डिस्टेंस डी पे था तो ये मैक्सिमम वोल्टेज शो कर रहा था। अब आप इसको ग्रेजुअली जो ना दूर लेके जा रहे हैं, तो जब आप हॉल प्रोब को ग्रेजुअली दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, जब इसको दूर लेके जाएंगे तो ज़ाहिर है वोल्टेज कम होता रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक होती रहेगी। तो आपको ये ग्राफ में स्केच करके ये चीज़ शो करनी है। मिसाल के तौर पे ग्राफ में एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हॉल वोल्टेज दिया हुआ है, डिस्टेंस डी मेंशन किया हुआ है ग्राफ में। तो डिस्टेंस डी पर जो हॉल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं मैक्सिमम। अब जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे तो ये ग्रेजुअली कम होता रहेगा, यानी कि इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से करके एक कर्व बना देंगे, ठीक है। और ये कर्व ये शो करेगा, जरा मैं इसको मजेदार करके बनाता हूँ थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस। और इसको जो है वो नीचे ले जाकर इस तरह से बनाना है कुछ, ठीक है जी। तो बस यहाँ भी कर्व से शो कर रहे हैं कि जैसे आप दूर जाते रहेंगे आपका जो हॉल वोल्टेज है वो ऐसा ऐसा कम होता रहेगा। आवाज है आप पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहा है the Hall probe is now returned to its original position, a distance d from the wire. At this point, the magnetic flux density due to the current in the wire is proportional to the current. For a direct current of 4 ampere in the wire, the reading of the Hall probe is 3.5 millivolt. The direct current is now replaced by an alternating current of root mean square
वैल्यू ऑफ 4 एम्पियर। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये इस पार्ट में कि अभी आपने ऑल्टरनेटिंग करंट जो भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक काम ये करेंगे, इसको उधार कर लें आप। जब जैसे ही आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे उसको पढ़ते ही फौरन हम ये पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि स्टेट द कंडीशन फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक जो है वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसके लिए शर्त बताएं। तो देखेंगे उसके लिए सबसे जो फोरमोस्ट शर्त है, सबसे पहली शर्त जो हो जाएगी उसको मूविंग होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सवाल 2 नंबर का है, तो इसमें एक शर्त तो हम ये डाल देते हैं कि उसको मूविंग होना चाहिए, दूसरी शर्त हमें डाल देते हैं कि उसको कुछ एंगल बनाना चाहिए, यानी उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यानी कि साइन थीटा साइन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली शर्त क्या होगी कि द चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल उसको स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, एंड वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी should be normal to the magnetic field, यानी उसकी वेलोसिटी जो है कुछ ना कुछ एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वजह से एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी का उसके नॉर्मल होगा, यानी साइन थीटा जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाएगा एक कंपोनेंट। Can I state an expression for the magnetic force affecting on a charged particle in a magnetic field of flux density B? Explain any other symbol you use. ठीक है भाई। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसमें बी को उसने बताया हुआ है, फोर्स को भी उसने बताया हुआ है, बाकी कह रहे सिंबल्स को एक्सप्लेन कर दो आप, ठीक है। तो बताएंगे क्यू क्या है, क्यू है, एक मिनट रुकना है यार, ये लोग बड़ा शोर करते हैं यहाँ पर यार। अच्छा भाई सॉरी, ये जरा डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है, लोग चाह रहे हैं कि क्लास ना लूंगा, लेकिन बहरहाल मैं भी लेके रहूंगा क्लास। तो क्यू क्या था, क्यू था चार्ज ऑन पार्टिकल, और वी क्या चाहिए था, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और थीटा क्या चीज था, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक, ठीक है भाई। आर्ट में कह रहे हैं सैंपल ऑफ अ कंडक्टर विद रेक्टेंगुलर फेसेस इज सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। एक रेक्टेंगुलर जो है वो मटेरियल आपने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू फेस ए बी सी डी। अब जरा फेस ए बी सी डी देखें कहाँ है इसमें। फेस ए बी सी डी ये ऊपर वाला फेस है, ये जो है ना ऊपर वाला फेस, ये ए बी सी डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी की जगह परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऊपर से नॉर्मल आ रही है। इलेक्ट्रॉन एंटर फेस सी डी एच जी, सी डी एच जी का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, इस वाले से एंटर हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, और राइट एंगल टू द फेस, यानी कि परपेंडिकुलरली एंटर होना है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सीधे हाथ से चलते हुए उल्टा हाथ पे जा रहे हैं। As the electrons pass through the conductor, they experience a force due to magnetic field. On figure 6.1, shade the phase to which the electrons tend to move as a result of this force. अब इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और डेविएट हो जाएंगे, किस तरफ डेविएट होंगे,
अब देखें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। अब अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर से आ रही है और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सीधा से उल्टा की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं, अभी इधर है, अब मैं ऑनलाइन तो आपको कैसे करके बताऊं, आप लोग खुद राइट हैंड रूल लगाएं। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है डाउनवर्ड्स है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो अपनी फर्स्ट फिंगर को आप डाउनवर्ड रखें और सेकंड फिंगर को लेफ्ट साइड पे रखें, तो आपका अंगूठा जो है वो आपके बिल्कुल सामने आएगा, आपका अंगूठा आपके बिल्कुल सामने आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो डेविएट करेंगे वो इस डायग्राम में इस जगह डेविएट करेंगे, इस वाले फेस पे। अब जरा आप लोग सब लोग जो है वो राइट हैंड रूल लगाएं और मुझे बताएं कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है जो मैंने किया, क्या आपका अंगूठा इसी तरफ आ रहा है, सीधे हाथ का अंगूठा जो मैंने ये साइड शेड की है, ये वाली साइड। हाँ अभी चेक करें, ये वाली साइड आ रही है। अबे कुछ तो बोलो, हाँ ना बोलो कुछ। सर दोबारा बताएं एक दफा। राइट हैंड रूल लगाओ, नेगेटिव चार्जेस है ना, तो नेगेटिव चार्जेस जब मूव करते हैं तो हम उसमें हम राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं ना, उस पे राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं नेगेटिव चार्जेस पे। तो जो आपकी फर्स्ट फिंगर है राइट हैंड की वो डाउनवर्ड होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सेकंड फिंगर इलेक्ट्रॉन्स के साथ होना चाहिए लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका अंगूठा जो है सामने BCGF वाले फेस की तरफ आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ डिविएट होंगे। आ गया सर, आ गया आ गया आ गया। आ गया। चलिए अब आ जाए पार्ट 2 पे। The movement of the electrons in the magnetic field causes a potential difference between two faces of the conductor. Using the lettering from figure 6.1, state the faces between which the potential difference will occur. तो इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ चले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए उस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसका जो ऑपोजिट फेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑपोजिट फेस कौन सा है उसका, उसका जो ऑपोजिट फेस है वो ये वाला है, ये वाला फेस इसका ऑपोजिट फेस है, ये वाला। ये इसका ऑपोजिट फेस है जिसके पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो किसके बीच में क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा बिटवीन फेस A D H E, दूसरा कौन सा फेस था B C G F, तो इन दोनों फेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। Can I explain why the potential difference in part B causes an additional force on the moving electrons in the conductor? कह रही है एडिशनल फोर्स क्यों लगेगी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ठीक है, सो बेसिकली दिस पोटेंशियल डिफरेंस produces an electric field which causes an electric force on the charges. ठीक है, on the charges या फिर on the electrons. ठीक है जी, and that is all about it. So now we can say that we are finished with the topic of magnetic fields. ये all probe का topic जो ये हमने और मजीद जो है complete कर लिया। ठीक है, तो all probe was the last topic of this chapter. So magnetic field is finished now. ठीक है, अब आप लोगों को एक काम करना है, काम ये करना है कि आप लोगों ने जो लास्ट असाइनमेंट जो मुझे जमा कराई है अभी तक, वो कौन सी जमा कराई है जरा बताएगा कोई मुझे। सर न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स की तुमने असाइनमेंट लास्ट जमा कराई थी। अच्छा भाई,
न्यूक्लियर फिजिक्स की जो लास्ट असाइनमेंट थी वो कहाँ पर है? वो एक मिनट, सर गूगल क्लासरूम पे कराई थी हमने। गूगल क्लासरूम पे करवाई थी भाई। Electrical capacitance, ideal gas, temperature, thermal properties, communication, electronics, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स की असाइनमेंट्स हम लोगों ने जमा कराएंगे 15, 16, 17 नहीं कराएंगे क्वांटम फिजिक्स की। 15, 16, 17, 18। चलो आपको एक काम करना है, असाइनमेंट नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20। असाइनमेंट ज्यादा नहीं है, वो 6 असाइनमेंट्स हैं। इनमें से हो सकता है कुछ आपने सबमिट भी कराई हुई है, आपने सॉल्व भी की हुई है। अगर आपने सबमिट कराई भी होंगी तो वो तो ज़रा गूगल क्लासरूम पे ही करवाई होंगी ना। तो अभी सारे असाइनमेंट अपनी बुक में सॉल्व करें और ये सॉल्व करके आप जमा करा दें। कब तक कराएंगे? कल तो ज़रा जल्दी हो जाएगा, कल तो शायद नहीं हो पाए। तो आप लोग ऐसा करेंगे, इसको बस इस वीक के एंड तक जमा करा दें। संडे को आप लोग आएंगे ना क्लास लेने, संडे को जमा करा दें सब लोग, ठीक है? तो मैं अभी इसकी जो है वो एक छोटी सी तस्वीर लेता हूँ, इसकी तस्वीर लेकर अभी जो है मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। या इसकी तस्वीर, ठीक है, तस्वीर आ गई। तस्वीर के बाद इसको हम करते हैं ग्रुप पे शेयर। ग्रुप का है आप लोगों का, ग्रुप है भाई, कहाँ गया? व्हाट्सएप ही नहीं आ रहा, इस पे ये रहा व्हाट्सएप। और ग्रुप आपका है A2N, ठीक है? तो ये आपका ग्रुप आ गया A2N, इस पर मैंने कर दिया शेयर, ये हो गया शेयर, ठीक है? और ये जो असाइनमेंट है ये आपको, मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि एक सबूत रहे, याद दहानी भी रहे। सबमिट बाय संडे, और संडे को डेट क्या होगी बाय द वे? 21 संडे 21 फरवरी 2021, ठीक है जी? तो ये आपके पास एक प्रूफ भी आ गया। अच्छा लगे हाँ, तो मैं A2 वालों को भी जो है वो सबमिट करने को बोल देता हूँ ताकि उनके पास एक प्रूफ हो जाए। ठीक है जी, तो ये होगी सारी स्टोरी। सर सैटरडे को मॉक है, इसको मंडे करते हैं। नहीं असल में संडे सही है यार, बस मॉक का छोड़ो ना, अभी बैठ के करो। इसमें से न्यूक्लियर फिजिक्स वाली तो आपने की भी होगी अभी, बाकी बैठ के दो सवाल तो होते हैं असाइनमेंट में यार, कितना लंबा चौड़ा चक्कर थोड़ी है, ठीक है? चलें, सही है भाई। तो ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ है। इसके असाइनमेंट इंशाल्लाह आप लोग सबमिट कराएंगे संडे तक। कल के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी मैग्नेटिज्म का ही टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अस्तगफिरुल्लाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। असल में BS वालों को पढ़ा है ना स्पेक्ट्रम सुबह, तो वही जहन में चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है जी? ये जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है, इसको बस एक ही वर्कशीट है इसकी, इसको एक ही जो है वो हम सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है हमने, और इसको हम जरा देख लेते हैं ये है क्या। लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो कॉन्सेप्ट कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहलाता है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसको हम शो करेंगे फाई से। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से शो करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो एक ही बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है या जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है? वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम शो करते हैं फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम शो करते हैं बी से, और एरिया को हम शो करते हैं ए से। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल एरिया बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल एरिया क्या है इसको देख लें आप। फर्ज करें कि भाई ये एक पर्टिकुलर एरिया है और ये एरिया कितना है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एरिया है ए, और यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी है वो बी है, और ये एरिया और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में 90 डिग्री पर है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस एरिया से बिल्कुल नॉर्मली गुजर रही है, इसके परपेंडिकुलर गुजर रही है। तो अगर आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को और इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल एरिया के बराबर होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर्स। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट वेबर्स होती है, इसको आप कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी से शो करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल एरिया। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट ये है कि इफ एरिया इज नॉट नॉर्मल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अब अगर फर्स्ट करेंगे एरिया जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नॉर्मल नहीं है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो जिस एरिया से गुजर रही है वो उससे नॉर्मली नहीं गुजर रही है बल्कि कुछ एंगल बनाते हुए गुजर रही है, समथिंग लाइक दिस। ये बेचारा एरिया और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, दैट एंगल इज थीटा व्हिच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसी सूरत में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा बी ए साइन थीटा। तो अगर जो है बी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है तो जो भी एंगल होगा उसका साइन थीटा आप ले लेंगे तो वो एरिया का नॉर्मल कॉम्पोनेंट आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कॉम्पोनेंट आ जाएगा, नॉर्मल टू एरिया। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ऑटोमेटिकली यू विल गो बैक टू द सेम फार्मूला, यानी कि फाई इक्वल्स टू बी। तो as far as the definition is considered, phi is equal to BA, magnetic flux density multiplied by normal area. And if the area is not normal, then the formula becomes BA multiplied by sin theta, ताकि आप उसका नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो ले सकें। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो वेबर्स होती है। इन एडिशन टू दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बेचारी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती। और जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन मैटर नहीं करती उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स की। और आगे चलते हैं। अब जो अगली डेफिनेशन हमें करनी है वो कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है जी, अगली जो डेफिनेशन क्या कहलाती है वो कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। फर्स्ट करें कि ये एक कॉइल है बेचारा, ये क्या है, ये एक कॉइल है। अब एक कॉइल में आपने तार को कई दफा लपेटा हुआ होता है और उस कॉइल के अंदर आपने तार को जितनी दफा लपेटा हुआ है तो जितनी दफा आप तार को लपेटेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। और किसी भी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हम शो कर रहे हैं कैपिटल एन से। तो हमारी इस टॉपिक में कैपिटल एन का मतलब क्या होगा, हमारे इस टॉपिक में कैपिटल एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ से जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है। फर्स्ट करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है और इस कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। तो अगर आप इस कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स को, ठीक है, अगर आप इस कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इस कॉइल में गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल से,
आप सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल से, तो ये क्या बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। दूसरे अल्फाजों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो सिंपली किसके बराबर है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा n मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, उसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है मैग्नेटिक फ्लक्स को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टर्न से। तो जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है वो निकल जाएगा। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज n और फाई की जगह आप BA भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो BA के बराबर होता है। तो इसलिए आप फ्लक्स लिंकेज में फाई को जो है वो BA से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यू कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज n फाई, जहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है और फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कैन आल्सो बी रिटन एज NBA। ऑलराइट, तो दो चीजें हमने यहाँ पर जो है समझ ली, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको फाई से शो करते हैं और एक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो कि n फाई के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की आप यूनिट निकालें तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी सेम ही होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी वेबर्स ही होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है उसके फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ टर्न्स आया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, वो तो एक नंबर है। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की भी वही यूनिट होगी जो कि फ्लक्स की होती है, और फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो वेबर्स होती है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो भी वेबर्स में होगा और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी वेबर्स में होगा, दोनों की यूनिट वेबर्स ही होगी। ऑलराइट, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है जी, अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कहलाता है, वो कहलाता है Faraday's law of electromagnetic induction। अगर आपको थोड़ा सा ओ लेवल्स का जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता था कि जब आप किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज करते थे तो उससे क्या पता था, उससे EMF पैदा होती थी। उस EMF को हम क्या कहते थे, इंड्यूस्ड EMF कहते थे। तो ऐसे यहाँ पर जो है जब किसी कंडक्टर में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या दूसरे अल्फाजों में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगी। फैराडे ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है उस इंड्यूस्ड EMF का जो अमाउंट है, उस इंड्यूस्ड EMF का जो अमाउंट है वो डिपेंडेंट है, वो या प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के। किसी भी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली इंड्यूस्ड EMF जो होती है वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर इसको मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। EMF induced is proportional to the rate of change of magnetic flux linkage। रट्टा मान लो, रट्टा इसलिए मान लेंगे फैराडेज लॉ बहुत पूछता है एग्जाम में, कई दफा पूछ चुका है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जो EMF इंड्यूस होती है वो इंड्यूस्ड EMF जो होती है वो डिपेंड करती है या वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के। आसान ज़बान में अगर फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ फाई, तो फाई का मतलब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैं लिखता हूँ n फाई, तो n फाई का मतलब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और मैं लिखता हूँ डेल्टा, तो डेल्टा n फाई का मतलब होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। उसको डिवाइड करता हूँ टाइम से तो देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा ये E के बराबर होगा और यहाँ पर एक माइनस भी आएगा।
अब ये जो ई हमने लिखा है ये क्या चीज़ है? जो ई हमने लिखा है ये बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। और ये जो हमने पूरा लिखा है डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है। और जहाँ पर नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव साइन आ रहा है ड्यू टू लेंस लॉ, ठीक है। ये नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है? नेगेटिव साइन जो है लेंस लॉ की वजह से आ रहा है। अब लेंस लॉ क्या होता है वो हमारे लिए डेफिनेशन है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें नेगेटिव साइन लगेगा और नेगेटिव साइन किसकी वजह से लगेगा? लेंस लॉ की वजह से लगेगा। अब फैराडे लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल है या वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के। अब यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। मिसाल के तौर पर जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली नंबर ऑफ टर्न्स को आप चेंज नहीं करेंगे, तो आप चेंज का जो साइन है डेल्टा का साइन जो होगा आप सिर्फ फाई के साथ लिखते हैं। आप सिर्फ फाई के साथ लिखेंगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी भी कह सकते हैं। इसी तरह जो आपका जो डेल्टा फाई है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा बी ए के बराबर होगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया के बराबर होता है। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी, ठीक है। अभी मैंने डिफरेंट फॉर्म में एक्चुअल फॉर्मूला था ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी, लेकिन इसको मैंने दो डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। एक तो मैंने लिख दिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बराबर है माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के, और एक फॉर्म में मैंने ये लिख दिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बराबर है माइनस एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर। अगर हम पहली वाली एक्सप्रेशन देखें तो इसमें n कांस्टेंट है, दूसरी वाली एक्सप्रेशन देखें तो इसमें n मल्टीप्लाई बाय a कांस्टेंट है। यहाँ पर जो है वो e डिपेंड कर रहा है नेगेटिव ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो e डिपेंड कर रहा है नेगेटिव ऑफ डेल्टा b अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ग्राफ स्केच करते हैं जिस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पर फाई है, तो इस ग्राफ में जो ई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का। मतलब क्या होगा? ग्राफ का ग्रेडियंट। वजह क्या है? वजह है कि जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्रेडियंट होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होता है, यानी कि जो ग्रेडियंट होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। तो इस ग्राफ में आपने y पर जो फाई लिया हुआ और x पर आपने टाइम लिया हुआ है, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बनेगा? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बनेगा। तो लिहाजा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ के, लेकिन नेगेटिव के, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव था। और नेगेटिव आने की वजह मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, वो लेंस लॉ की वजह से होता है, और वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर दूसरी वाली सिचुएशन में ग्राफ बनाते हैं और वाई एक्सिस पर आप लेते हैं क्या? वाई एक्सिस पर आप लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर लेते हैं आप टाइम। तो फिर इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वाई पर बी और एक्स पर टी है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस ग्राफ के भी ग्रेडियंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेगेटिव की वजह लेंस लॉ है और ग्रेडियंट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। तो इस ग्राफ में जो है वो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है। जबकि पहले वाले ग्राफ में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है वो भी ग्रेडियंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले वाले ग्राफ में जो है ग्रेडियंट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर है, दूसरे वाले ग्राफ में जो है वो ग्रेडियंट जो है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है जी। तो ये आपका जो है क्या हो गया? ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो इससे रिलेटेड जो एक लॉ है इसको फैराडेज लॉ कहते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के रेट के, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के रेट के, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इस चीज को हमने मैथमेटिकली लिखा, इसको मैथमेटिकली हमने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा। अलबत्ता इस फॉर्मूले में जो हमने नेगेटिव साइन लगाया है, इस फॉर्मूले में जो हमने नेगेटिव साइन लगाया है वो नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि लेंस लॉ कहता है कि नेगेटिव लगाओ। अब लेंस लॉ क्या है? वो लेंस लॉ जब भी हम अगली क्लास में देखेंगे कि लेंस लॉ क्या चीज़ है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोग तशरीफ लेकर आएँ, तो कल मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करूंगा इस टॉपिक को और आपको ये बताऊंगा कि लेंस लॉ क्या होता है
और इंटरेस्टिंग बात है कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करते हैं। असाइनमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ग्रुप पे मैंने शेयर भी कर दिया है। संडे तक आप वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके लाएंगे आप सब लोग, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल की क्लास में।